नमस्कार क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से हैं मानसी दवे। बाजार में लगातार 5 दिनों की बिकवाली के बाद आज राहत जरूर है, हालांकि खतरा भी टला नहीं है क्योंकि ऊपरी स्तरों से हम प्रेशर देख रहे हैं। एक और चीज वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, जहां पर हम देख रहे हैं कि 1550 शेयर कमजोर है और उसके मुकाबले करीब 1050 शेयर ही आज खरीदारी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया विक्स में करीब 9% के आसपास की भारी भरकम गिरावट है, 14.25 के आसपास का इंडिया विक्स है। सवाल यह है कि क्या बाजार में आज की तेजी पर आपको ट्रस्ट करके लॉन्ग के सौदे लेनी चाहिए या फिर अभी थोड़े से वेट इन वॉच वाला माहौल सही रहेगा, या फिर बेहतर यह होगा कि उछाल पर बिकवाली करें, या फिर जिनको एग्जिट का मौका अगर मिल रहा हो वो क्या विचार करें। ये तमाम चीजें आपके मन में भी उठ रही होंगी और इन सभी सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपको देंगे। तो इंडेक्स पर व्यू आपके लिए बनाएंगे, खबरों वाले शेयर कौन से हैं उस पर राय लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स को कहां पर मौके दिख रहे हैं बिकवाली करने के या फिर तेजी करने के, ये सब कुछ जानेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि बाजार की बड़ी बातें इस वक्त क्या है, कहां पर बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो दरअसल आज की तेजी के पीछे वजह यह है कि अमेरिका में जो पीसी महंगाई के जो आंकड़े आए थे उसमें राहत मिली थी, उसके चलते ग्लोबल बाजार चढ़े हैं। और छोटी अवधि में अगर हम ट्रिगर की बात करें तो नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, ये बस राहत की चीजें हैं। 6 सत्र बाकी हैं 2024 में अगर हम कहें तो, और बाजारों को अब सेंटा रैली का इंतजार है। बाजार कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड भी है, शॉर्ट कवरिंग की नीचे से उम्मीद तो बंद रही है, लेकिन कितनी ये तेजी सस्टेन करेगी इसको लेकर अभी सवाल जरूर है। लेकिन आज का सत्र देखिए लग रहा है कि शायद फिर से एफआईज थोड़ी सी वापसी करते हुए जरूर दिखेंगे लगातार बिकवाली के बाद में। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उनसे भी हम व्यू लेंगे कि आपके लिए आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले जरा एक बार एफएनओ के आंकड़े समझ लेते हैं और डिम्पी से जानते हैं कि संकेत क्या मिल रहे हैं अगले 1 घंटे के लिए और अगले दिन के लिए भी। डिम्पी, इंडिया विक्स जरूर 9% नीचे है, लेकिन बाजार भी अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। करीब करीब अगर हम निफ्टी की बात करें 100 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। और आपने सुबह कहा भी था कि दायरा रहेगा बाजार का। अभी जो डेटा फॉर्म हुए हैं, अब तक का जो सत्र बीता है, आपको क्या लग रहा है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए इसके पास देखो, आप मैं आपको एक पॉइंट से ही क्लियर कर देता हूँ। एक के पास 200 डे डेमा है और एक के पास नहीं है। एक के पास ऐसी चीज़ है कि जो कन्विक्शन बताती है कि चलेगा, एक के पास ऐसी है जो कन्विक्शन बताती नहीं चलेगा। तो आप अभी उसी कश्मकश में हो। और हमने सुबह भी आपको एक पॉइंट नोटिस करवाया था कि देखिए डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है, आप ईयर एंड कर रहे हो, आप एक रेंज में और बहुत ही शांत एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हो। सारा डाटा, सारी चीज़ें वही बता रही हैं। आज सुबह सुबह मार्केट ने कोशिश की 200 दिनों की एवरेज को ब्रेक करने की, निफ्टी की। वो कौन सी है 200 दिनों के एवरेज में, उसका जरा लेवल्स आपको बताता हूँ। वो है 23,834 का लेवल। आई रिपीट, 23,834 का लेवल है। ये 200 दिनों की एवरेज है निफ्टी का, पार नहीं हुआ। आज का हाई क्या है, नियर इसी की हाई है, तो वो आपसे पार नहीं हुआ। एक चीज़ मैं आपको और चार्ट के जरिए भी दिखाता हूँ, अगर आप जरा दिखा पाएँ स्क्रीन पर तो चार्ट, तो मैं आपको जरा वो क्लियर भी कर दूंगा। हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि आप उस जगह पर खड़े हो कि आज की क्लोजिंग उस लाइन के पार हो या इस लाइन के पार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक की चीज़ें ये बता रही हैं कि मार्केट के अंदर थोड़े से एफर्ट्स अभी और करने होंगे। चलिए एक बार ज़रा दिखा सकेंगे वो चार्ट जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ निफ्टी का, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी दिखाऊंगा। एक पॉइंट आपको खुद से फील हो जाए, अच्छा इसके लिए कोई टेक्निकल्स की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपको वैसा है कि यार जी पढ़ना है या रात रात भर जागना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही इजीली तरीके से सब चीज़ समझ जाएंगे। देखिए लेवल से हमने इससे पहले भी चार्ट आपको दिखाया हुआ है कई बार। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, चर्निंग हुई, चर्निंग के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट फेलियर हो गया, फॉलोअप नहीं आया। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको मौके मिले, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का फेलियर इतनी जोर का था, आप उसी जगह पर वापस आके रुक गए। हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था, ये जो गैप अप हो रहा है ये आपको लाइन के आसपास रखेगा, ये 200 दिनों की एवरेज है। अब आप इसके नीचे है तो वीक है, इसके ऊपर है तो आपके पास एक उम्मीद जग जाएगी कि शायद पे आप पुल बैक कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आज की इंपॉर्टेंस की, इस लाइन की, आज के गैप अप ओपनिंग की इंपॉर्टेंस। दूसरा पॉइंट, निफ्टी बैंक, 1 मिनट के लिए हटाइएगा नहीं ये चार्ट, हाँ सेम रहने दीजिएगा। निफ्टी बैंक मैं अमूमन चार्ट दिखाता नहीं आपको, बट आज चार्ट के ही जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि डाटा में ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, आपकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसके अंदर बताने की। एक बार जरा निफ्टी बैंक दिखाना स्क्रीन पर, तो आपको दिखेगा 200 दिनों की एवरेज के आसपास ये मार्केट रुक रहे हैं बार बार। आज भी एक अटैम्प्ट हुआ, उसको हमने वापस से मेंटेन किया, गैप अप कर रखा है, और ये भी हमने लाइन ब्रेक नहीं किया है। तो सारी लड़ाई किस चीज़ की है, सारी लड़ाई कन्विक्शन की है। ना तो पैसे की कमी है,
ना ही शेयर्स ढूंढने की कमी है, ना ही अब वैल्यूएशन को लेकर उतनी चिंता है जो आज से 2 महीने पहले हुआ करती थी। फिर लड़ाई किस चीज़ की है बॉस मार्केट के अंदर? लड़ाई सिर्फ कन्विक्शन की है कि जो मैं खरीद रहा हूँ उस पर फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। लड़ाई थोड़े अर्निंग्स की है, लड़ाई थोड़ी जस्टिफिकेशन ऑफ लेवल्स की चल रही है, बस और कुछ भी नहीं है। आप मेरे से पूछोगे आज से 20 दिन पहले एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 31% थी, आज लॉन्ग होल्डिंग 31% थी। क्या एफआईज एकदम से रुख बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। एकदम से मंदा हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अरे बॉस, इंडिया से निकलते निकलते उनको 6 महीने लग गए, इंडिया में वापस आने में उनको 6 महीने लग जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी आपको थोड़ा सतर्क रहना है, छोटे छोटे ट्रेड करना है, लैब ट्रेड जिसको हम कहते हैं वो करना है। जैसे ही टारगेट अपना डिसाइड किया, आधे का स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। पैसे जाने का दुख नहीं मनाना, पैसे आने की खुशी मत बनाना। बड़ा पैसा इंडेक्स से बन जाएगा, मुश्किल लगता है। एक राउंड का पुल बैक आया था, हमने आपको नोटिस भी करवाया और खूब अच्छे से ट्रेड भी करवाया। अभी थोड़ा सा शांति से इस एक्सपायरी को निपट जाने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आज के गैप को मार्केट ने अपने लिए अच्छे से इस्तेमाल किया अपनी गिरावट को रोकने का। तो मैं सिर्फ इसी बात से कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि मेहमान वेट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा देर उनको वेट नहीं कराऊंगा। आदित्य अरोड़ा मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश अग्रवाल भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ध्वनि पटेल दिख रहे हैं, श्रीकांत चौहान दिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। ये हफ्ता छोटा है और एक क्या है ना, 25 तारीख भी बीच में आ गई बिल्कुल ही बुधवार को। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, 2 दिन पहले करो फिर 2 दिन बाद पे काम करो। तो आपने कहीं नहीं गए और आप हमारे को अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए डबल डबल वाला शुक्रिया। आदित्य आपसे करते हैं जरा शुरू, आपकी रीडिंग मार्केट्स को लेकर क्या कहती है? अच्छा राजेश सर भी दिख रहे हैं। राजेश सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आदित्य जी जरा करते हैं आपसे शुरुआत, जरा बताइए कि आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट में? नमस्ते डिम्पी जी, हमारे सारे पैनलिस्ट को नमस्ते और सारे व्यूअर्स को नमस्ते। देखिए, बाजार काफी वॉलेटाइल चल रहा है और मुझे लगता है फ्राइडे की एकदम बहुत जबरदस्त सेलिंग के बाद जो आज पॉज है वो काफी एनकरेजिंग है। और जैसा कि आप बता रहे थे, आपने एकदम करेक्टली सम अप किया कि एक बाजार कश्मकश में है, करे तो करे क्या, ऊपर जाए कि नीचे जाए। क्योंकि आप देखिए ग्लोबल से संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। फ्राइडे को हमने नीचे बंद किया, टेक्निकली काफी बुरी क्लोजिंग थी, तो वहां पे एक नेगेटिव सिग्नल था और एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस चलती आ रही है। तो एक कॉकटेल बन चुका है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का, इसके बीच में बाजार फंस चुका है। बट अभी के लेवल से हमें जज करना है, तो मुझे लगता है बाजार एक अटेम्प्ट कर रहा है तेजी का। ऑल्दो हमने देखा है 100-200 पॉइंट के मूव आधे एक घंटे में आके पैटर्न बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। बट कंसिडर करते हैं बाजार अभी 23,700 के ऊपर बंद होता है, तो मुझे लगता है बाजार एक तेजी के अटेम्प्ट कर रहा है। और आज की रिलायंस की तेजी काफी एनकरेजिंग है, जो बहुत दिन से मिसिंग था। रिलायंस थोड़ी थोड़ी बहुत लीडरशिप उसकी लौट के आ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार में न्यूट्रल टू पॉजिटिव एक मन बनाना चाहिए और बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक अच्छी बाइंग आ रही है, एफएमसीजी में अच्छी तेजी है, मेटल्स में अच्छी तेजी है और कुछ कुछ लार्ज कैप जैसे रिलायंस उसमें अच्छी तेजी है। तो स्पेसिफिक होके चले, पहले वाला बाजार नहीं है कुछ भी उठा लिया पैसा बन गया। ये बाजार है कि आप एकदम सटीक तरीके से बाइंग करें, राइट एंट्री राइट एग्जिट। और मुझे लगता है अभी थोड़ा बाइंग का समय बन रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे करके बाइंग का समय बन रहा है, अच्छी बात है। स्क्रीन से फील भी होता है, जिनको स्क्रीन रीडिंग करनी आती है वो ये बहुत अच्छे से समझते हैं बात को। दूसरा पॉइंट, ये बात सही ने सर ने बिल्कुल सच बोली है कि स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए एक नहीं आज 4-4 5-5 मेहमान हमने 1 घंटे के शो में जोड़ लिए ताकि वो स्पेसिफिकेशन और अच्छे से आ पाए। और आज कोई धूप और छाँव वाला गेम नहीं है, आज राजेश जी बिल्कुल छाँव में बैठे हुए। राजेश सर, पिछली बार जब आप बैठे थे ना तो आधी धूप और आधी छाँव थी, तब थोड़ी कशमकश चल रही थी, तो आपने क्या कि सारा चीज़ साफ कर दिया, पूरा बता दिया। आज आप बिल्कुल, आपका विजन और आपका पिक्चर हमको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है। सर जरा आप भी बता दीजिए आपका टेक क्या है मार्केट पे। मैं ना आदित्य की बात से ही ख़त्म कर रहा हूँ सर, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आदित्य कह रहे हैं स्पेसिफिक होकर ख़रीदारी करनी चाहिए।
आप बता दो क्या खरीदना है। देखिए आदित्य जी ने पहले तो आप सबको नमस्कार, जो भी पैनल में मित्रगण है, डिम्पी जी आपको, मानसी जी आपको, सबको ही नमस्कार। नमस्ते। और जैसे कि आदित्य जी ने अभी कहा ना कि बहुत स्पेसिफिक होना है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ उनकी बात से कि पूरी स्पेसिफिक होना है। कोई निफ्टी में 200 पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है उस पर ध्यान ना दें। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ अच्छी तेजी चल रही है। अगर आप आज ही के दिन में देखो तो मेटल्स वगैरह बहुत जोरों से तेजी पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरे सेक्टर्स उतने चल रहे नहीं है। तो आपको स्पेसिफिक कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल रहना है, छोटे ट्रेड्स करने हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया भर के बाजारों में कई जगह छुट्टियां चालू हो गई है या एक दो दिन में चालू हो जाएगी, क्रिसमस की, ईयर एंड की वगैरह। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ भी वॉल्यूम्स एकदम डाउन होते हुए नजर आएंगे। एक दायरे में बाजार रहेगा। इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आना लाजमी था, लेकिन हमें ये लगता है कि 24,100 का जो लेवल है बहुत अहम लेवल है। और इस वीक की अगर बात की जाए तो हमारा जो रीडिंग है उसके अनुसार 22,850 और 24,300 का एक दायरा बैठता है। अच्छी बड़ी रैली के लिए इंतजार करना पड़ेगा 24,750 का। एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है, करेंसी में दिक्कत है, 85 रुपए के नीचे रुपया टूटता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स नई ऊंचाइयां बना रहा है, जो कि 5-6 साल के बाद वो ऊंचाई दिख रही है। और यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी अपने आप में ऊपर जा रही है। हाँ, वैल्यूएशन अच्छे हो रहे हैं। अब जो 27,000 के लेवल्स में निफ्टी में हम लोग चिंता में थे कि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं, वहां अगर आप देखो तो 10 ईयर एवरेज के नीचे चल रहे हैं, तो वो एक बहुत कंफर्टिंग बात है। इस वक्त ऐसा है कि डोमेस्टिक कोई ट्रिगर है नहीं, कम से कम अगले 10 दिन तक, जबकि नतीजों का सीजन चालू होगा। इस वक्त डोमेस्टिक कोई ट्रिगर नहीं होने के कारण से हम लोग लगातार विदेशों की तरफ देख रहे हैं। और विदेशों में अगर आप देखो तो फेड की जो कमेंट्री आई कि 2025 में 4 कट के जगह 2 कट होंगे, उसके बाद से जो बिकवाली चालू हुई है वो सब जगह ही चल रही है। दबाव बना हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन कहीं कहीं अच्छे हो गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। आदित्य जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस वक्त अगर दांव लगाना हो तो मैं समझता हूँ मेटल्स अच्छे पड़ रहे हैं, जहां जिंदल स्टील एंड पावर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो कोल बेस्ड स्पंज में सबसे बड़ी कंपनी है। आप देखो तो एंगुल का रैंप अप हो गया है, डेट कम किए जा रहे हैं। और जिस तरीका से डिमांड हमें हमारा अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में स्टील वगैरह की डिमांड निकल कर आएगी, खास करके सेकेंड हाफ में जो गवर्नमेंट केपेक्स आने की संभावना है उसको देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहते हुए, हमें लगता है ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इवन मीडिया कंपनीज में हमें लगता है सन टीवी या जी, यहाँ ध्यान देना चाहिए, जो कि थोड़े अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ओके, सो चलिए, ये एक फंडामेंटल आउटलुक भी मिलता हुआ आदित्य और राजेश जी दोनों ने अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। बाजार में तेजी तो है ही, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी की अगर बात करें, जबरदस्त रिकवरी इस वक्त मार्केट में सारे के सारे इंडेक्सेस में नजर आएगी। सेंसेक्स निचले स्तरों से करीब 400 अंक रिकवर कर गया है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। 24,700 के मार्क को इंटैक्ट ही नहीं रखा, बल्कि निफ्टी ने 24,750 के लेवल्स के पार भी इस वक्त 23,750 इनफैक्ट 23,700 मार्क को इंटैक्ट ही नहीं रखा, 23,750 के पार भी इस वक्त ट्रेड कर दिखाया है। सो क्लियरली 100 पॉइंट्स की रिकवरी यहां पर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में 250 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से, वहीं मिड कैप में 500 और स्मॉल कैप में भी करीब 150 अंकों की रिकवरी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। श्रीकांत चौहान है हमारे साथ, ध्वनि पटेल है। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। देखिए, 23,750 बात करनी थी, लेकिन 24,750 ही कह गई मैं। ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है, आप बताइए। लास्ट वीक कह सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आने वाला हफ्ता तो महज 2 ही ट्रेडिंग सेशंस होंगे और नए साल में प्रवेश करेंगे हम। कैसे देख रहे हैं ट्रेड सेटअप? और अब क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर होगा? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मार्केट जो है उसमें जो आज हमने रिकवरी देखी है सेकेंड हाफ में, उसका रीजन ये है कि मार्केट्स अगर आप देखें तो ग्लोबली जितने भी मार्केट्स है दे आर हाईली ओवरसोल्ड, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक का ट्रेंड हमें बार बार देखने मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हमें लगता है कि अनलेस एंड अनटिल की वी आर सीइंग एनी पैनिक लेवल, जैसे हमने शुक्रवार के दिन पैनिक लेवल्स देखे थे, 700 का एक्सपेक्टेड था लेकिन 550 के लेवल्स आए थे। और उसके बाद जो रिकवरी बनी वो यूएस मार्केट्स में भी बनी, इंडियन मार्केट्स में भी हमने हायर ओपनिंग देखी। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो कन्विक्शन लेवल है, जो एक बुल्स का जो कन्विक्शन लेवल था वो काफी कम हुआ है, ड्रास्टिकली कम हुआ है। बुल्स मैं कहूंगा, या जो भी तेजी कर रहे थे मार्केट में इन्वेस्टर्स के भी
की बात कर लीजिए, हमें लगता है कि सभी लोगों ने एक मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि इस मार्केट में हमें हायर लेवल्स पे तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है, या तो पोजीशंस को कम करना है। और जब तक मार्केट यहाँ से कुछ और करेक्शन नहीं देता, तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट से हमें, जैसे भी बात हो रही थी, कि काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं कि जिसके बेसिस पे हम कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कॉल्स ले सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज 170 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो इसके टेक्निकल फॉर्मेशन बने हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन आया है, और करेक्शन ऑलमोस्ट अपने 200 DMA तक आ चुका है। तो करंट लेवल्स में मुझे लगता है कि 169 170 पे रेन इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करना चाहिए, और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 165 का रहेगा, जो स्लाइटली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस है। और हमें लगता है कि अगर इसमें वापस मार्केट में अगर रिबाउंड आया, एक पुल बैक भी अगर आता है मार्केट में, तो हमें लगता है रेन इंडस्ट्रीज वापस से एक बार 185 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो रेन इंडस्ट्रीज को लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखें तो उनमें काफी वीकनेस दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंक्लूडिंग अगर आप देखें तो उसमें भी हमने कुछ वीकनेस देखा है, लेकिन मारुति, हीरो मोटर्स, यहाँ पे हमें लगता है कि स्पेसिफिक वीकनेस है, और ये वीकनेस और बढ़ सकता है। तो करंट लेवल से हीरो मोटर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। 4270-75 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 4150 तक आ सकता है, और हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 4300। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दो कॉल्स, एक बिकवाली की और एक खरीदारी की। हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट ऑटोमोबाइल प्लेयर ही, ऑटोमोबाइल सेक्टर एकमात्र है जो कि इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखें तो इसके अलावा हर सेक्टर में आज तेजी नजर आ रही है, और रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी के मौके। फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल भी हमारे साथ। गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताइए आपके हिसाब से आज बाजार की चाल और साथ ही क्लोजिंग ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। जहां तक बाजार की चाल का सवाल है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि टेक्निकल टर्म्स में डिफ्यूजन इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं, जहां पे हम कंपेयर करते हैं कि आपकी कितने स्टॉक्स है यहाँ पे जो आपके 20 दिनों की एवरेज से नीचे चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स है जो 50 दिनों की एवरेज से नीचे चल रहे हैं। तो उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली बाजार के अंदर सुधार जो है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। इनफैक्ट आप देखें तो 11 दिसंबर के बाद इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में एक गिरावट देखने को मिली थी, जहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अपनी 20 DMA के नीचे भी चल रहे थे उसमें यहाँ पे गिरावट आ चुकी थी कि करीब मोर देन 20% ऑफ द स्टॉक्स जो थे यहाँ पे वही सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आज के सत्र में देखने को मिल रहा है कि मोर देन 25% ऑफ निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे अपनी 20 की DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बाइंग एक्शन डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है वो निफ्टी 500 के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरी जो दो पिक्स है यहाँ पे वो यहाँ पे निफ्टी 500 से ही है, जहाँ पे अवंती फीड्स का जो काउंटर है वो मुझे सबसे पहले पसंद आ रहा है। अगर आप अवंती फीड्स के चार्ट को देखें यहाँ पे, तो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे आप देखें तो यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर 750 के लेवल्स तक ये कंटिन्यू होता हुआ दिखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस 608 का लगा के चलना है। दूसरा देवयानी का मुझे काउंटर यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। वीकली स्ट्रक्चर इसका भी काफी इंटरेस्टिंग है, राउंडिंग फॉर्मेशन है और बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। 195 तक ये कंटिन्यू करेगा, स्टॉप लॉस 170 का लगा है। एब्सोल्युटली। अवंती फीड्स, देवयानी इंटरनेशनल, दो कॉल्स ध्वनि की तरफ से। आदित्य गुड आफ्टरनून, आप बताएं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। देखिए, मुझे FMCG बास्केट पसंद आ रहा है, काफी स्लो एंड स्टेडी मूवर रहा है, ऐसी वॉलेटाइल बाजार में भी अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो मेरी पिक रहेगी जुबिलेंट फूड। क्रिसमस का भी समय आ रहा है, सेलिब्रेशन का समय है। लगता है चार्ट जो दर्शा रहे हैं वो सेलिब्रेशन का मूड ही दर्शा रहे हैं। तो मेरा बाय रहेगा जुबिलेंट फूड पे, इसको बाय कर सकते हैं 693.45 में। 670 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 710 से लेके 720 का। ओके चलिए, तो एक कॉल खरीदारी की आदित्य की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 150 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की तेजी है। एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर स्टॉक्स में हम रिएक्शन देख रहे हैं, चाहे वो स्टील की बात हो या फिर FMCG स्टॉक्स की। लेकिन शुगर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव और राहत की खबर आ सकती है और क्या है दूसरी जानकारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुगर इंडस्ट्री की लगातार एक लंबी डिमांड रही है कि शुगर एक्सपोर्ट में कुछ हद तक राहत सरकार दे और इस बड़ी डिमांड से जुड़ी हुई खबर ये है कि अगली जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक अगले महीने जनवरी 2025 में होने जा रही है और शुगर इंडस्ट्री को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं और इसके पीछे दो बड़ी वजह है। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि सरकार के पास चीनी उत्पादन को लेकर के काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी एक्यूरेट डाटा उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि ये डाटा साइंटिफिक मैपिंग और सर्वे के आधार पर होगा। तो जितना एक्यूरेट डाटा सरकार के पास उपलब्ध होगा, सरकार को फैसला लेने में उतनी ज़्यादा सहूलियत होगी कि शुगर का प्रोडक्शन क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्या अनुमान रहेंगे। ये सारे जो डाटा है वो प्रिसाइज डाटा सरकार के पास उपलब्ध हो पाएगा। और दूसरी एक और बड़ी वजह है कि नितिन गडकरी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ने शुगर इंडस्ट्री की इस डिमांड को एक तरीके से अपना समर्थन दिया है। उनको एक पॉजिटिव साइन ये दिया है कि वो इंडस्ट्री की इस डिमांड को पूरी तरीके से समझ रहे हैं और वो इस डिमांड को सरकार तक पहुंचाने में और सरकार का इसमें एक पॉजिटिव रुख बनाने में मदद भी करेंगे। क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन की, इस्मा की, उस मंच पे नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये जो मांग है वो गैर वाजिब मांग नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं और भारत में उत्पादन पर्याप्त है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिहाज से स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऐसे में अगर किसानों को, शुगर इंडस्ट्री को अगर कुछ हद तक शुगर एक्सपोर्ट में राहत दे करके फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो ये दो बड़ी वजह हैं जिसके चलते जो अगली इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने जा रही है जनवरी 2025 में, जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे, तो उस बैठक से शुगर इंडस्ट्री की जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त काफ़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी के अगर आंकड़ों की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के एस्टिमेट और सरकार के अपने भी अनुमान कुछ यूँ हैं कि मौजूदा शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो 320 LMT है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 280 से 290 LMT के आसपास रह सकता है, जबकि एथनॉल के लिए डाइवर्जन, शुगर डाइवर्जन जो है वो 40 LMT तक रखा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्कोप बन पा रहा है कि 20 LMT से ज़्यादा का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और ऐसे में अगर ये सारे आंकड़े बिल्कुल फिट बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दो हिस्सों में राहत देने पर सरकार विचार कर सकती है, दो फेजेस में, जहां पहले चरण में 10 से 12 LMT का शुगर एक्सपोर्ट हो सकता है। सरकार इस पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दे, अपनी तरफ से राहत इंडस्ट्री को दे दे और अगर ऐसा होता है तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन निगाहें अगले महीने IMG की बैठक और सरकार के अपने डाटा पर टिकी रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया समीर। तो शुगर सेक्टर के लिए राहत की खबर आ सकती है सरकार की तरफ से। एक्सपोर्ट में रियायत देने को लेकर कुछ डिसीजंस हो सकते हैं। हालांकि सरकार अभी आंकड़े जुटा रही है प्रोडक्शन को लेकर। शुगर शेयरों पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया ये जानने का कि आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड के मौके कहां पर अच्छे बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, अभी मौके कहां पर हैं? गुड आफ्टरनून। एक स्टॉक है जहां पे एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है UPL। आप देखिए तो एक डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया है और आज के दिन में हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बना रहा है। दो कंफर्मेशन हमें क्लोजिंग पे ही आएगा, लेकिन लाइकली चांसेस है कि वो वहां पे एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना दे। इतना ही नहीं, वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा सपोर्ट है 500 के लेवल का। सो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन है जो फिलहाल एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बता रहा है। तो UPL यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। UPL का जो कॉल अभी हम देख रहे हैं वो खरीदारी करके चलिए 510 का ₹5.35 पे फिलहाल UPL का कॉल चल रहा है। ₹3.50 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हुए ₹6.80 और दूसरा टारगेट ₹9.10 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट 5,080 का होगा और मैक्सिमम लॉस 2,510 का यहाँ पे होने के चांसेस है। ठीक है, ₹510 के आसपास के भाव हैं। एट द मनी कॉल खरीदनी है आपको
और ये मिलेगी आपको ₹5.35 में। लक्ष्य ₹6.80, ₹9.10 और स्टॉप लॉस लगा के चलना आपको ₹3.5 का। अधिकतम मुनाफा 5,080, अधिकतम नुकसान आधे से भी थोड़ा सा कम ₹2,510 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये ठीक है आपके लिए स्ट्रेटजी। फिलहाल 1% की तेजी पर यूपीएल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये इंटरेस्टिंग ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चीनी वाले शेयरों पर एक व्यू हम राजेश जी से जरूर लेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस बीच ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर कि बजट के दिन बाजार खुला रहेगा। इसको लेकर देखिए डिस्कशंस चल रहे थे और उम्मीदें थी, लोग मतलब मान के भी चल रहे थे कि नहीं, अगर मार्केट नहीं खुलते हैं फिर बजट थोड़ा सा ना फीका सा इवेंट एक तरह से हो जाता। तो एक्सचेंजेस के बीच में सर विचार चल रहा था और आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि बजट के दिन बाजार को खुला रखा जाएगा। शनिवार है उस दिन, और इसके पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। 2020 में भी हमने देखा था कि 1 फरवरी को शनिवार था, बजट उस दिन पेश हुआ था। 2015 में 28 फरवरी को शनिवार के दिन 28 फरवरी था, तभी उस दिन बाजार को खोलने का फैसला लिया गया था। और इस बार भी कंसेंसस इस पर बिल्ड हो गया दोनों एक्सचेंजेस के बीच में कि बाजार को खुले रखे जाएं, और ये डिसीजन आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, बिना बाजार के तो बजट मतलब हम तो खैर कल्पना भी नहीं कर पाते कि अच्छा फिर होगा कैसा वो दिन। वो देखिए, ऐसा है कि ऑफिशियली ये न्यूज अभी आई है, लेकिन जो लोग पुराने हैं बाजार में उनको पता है कि पहले बजट शाम को आया करता था और बाजार शाम को भी खुलता। तो ये तो तय था कि ये देर सवेर आने वाली है ये खबर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि ये खुला रहेगा। तो ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई कि 1 तारीख को बाजार जो कि शनिवार को पड़ रहा है खुलेगा। तो कम से कम वो जो एक्साइटमेंट बजट को रिलेटेड बनी रहती है बाजार में, उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी जो लोग करते हैं या ट्रेडर्स जो हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग डे मिल जा रहा है। ब्रेक से पहले राजेश जी हम चर्चा कर रहे थे शुगर सेक्टर को लेकर कि शायद थोड़े एक्सपोर्ट में रियायत दी जा सकती है। अगर हम शुगर शेयरों की बात करें तो पिछला हफ्ता या पिछला महीना थोड़ा सा वोलेटाइल ही रहा है। हालांकि जो दिग्गज है बलरामपुर चीनी, इस साल हमने 350 के भाव देखे, 700 रुपए के आसपास के भाव देखे। आपको लगता है कि ये चीज होने वाली है और इसके चलते किसी शुगर कंपनी में खरीदारी का वक्त है ये? देखिए, 23-24 से एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय घरेलू बाजार के भाव इतने ज्यादा हो गए थे कि सरकार को वो कदम उठाना पड़ा। अब चूंकि अगर आप देखो तो 33-34 रुपए की एक्सपेक्टरी है, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से नीचे पड़ रहे हैं। 2 मेट्रिक टन के आसपास की एडिशनल कैपेसिटी है इंडस्ट्री के पास, जिसकी लिए इंडस्ट्री ने लगातार गुहार लगाई है कि एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी जाए। और उसके अलावा भी उन्हें इथेनॉल वगैरह के लिए डाइवर्ट करने की प्रोडक्शन की अनुमति दे दी गई है। इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये खबर आ जाती है तो एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां जो फंडामेंटली बहुत साउंड है, अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा खासा करेक्ट कर चुकी हैं, और किसी का 1.5 साल का नजरिया हो तो वहां पे ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो बलरामपुर चीनी जिसकी आपने बात करी, उसमें ही अगर आप देखें तो शानदार कैपेसिटी है। पीएलए जो कि वो प्लास्टिक से रोड वगैरह बनाने की बात कर रहे थे, वो 2026 तक चालू हो जाएगी, वो एक बड़ी चीज होगी। दूसरी डिस्टिलरी अच्छी खासी चल रही है। इस तिमाही में नतीजे खराब आए थे क्योंकि डिस्टिलरी में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे सरकार ने, वहां से प्रोडक्शन नहीं आया था, रियलाइजेशन कम हो गया था इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सुधार हो जाएगा। दूसरी इस क्षेत्र की कंपनी ईआईडी पेरी, अगर आप देखो तो न केवल चीनी बल्कि डिस्टिलरी, कोजन की फैसिलिटी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्म इनपुट्स उनमें है, अच्छी कामकाज कर रही है। और जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज्यादा उनकी होल्डिंग के वैल्यू है, जो कि वो होल्डिंग कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल की। तो एक तरीका से आप फर्टिलाइजर का प्ले भी उसमें कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो फंडामेंटली बहुत साउंड है, और बाजार की उथल पुथल को ना देखते हुए अगर कोई 1.5 साल के निवेश करता है तो अच्छे रिटर्न पर बैठ सकता है।
कहने का मतलब ये है कि शुगर से आपको शुगर नहीं होगा। अगर आप चाहें तो शुगर स्टॉक्स को रख सकते हैं अपने पास। शुगर खाएं ना खाएं वो आप अपना फैसला कीजिए, लेकिन स्टॉक्स रखने की अनुमति आपको राजेश सर ने दे दी है। ओके हो गया जी मामला। अब आगे बढ़े। श्रीकांत चौहान, ध्वनि पटेल, आदित्य अरोड़ा मेरे साथ हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल और डेरिवेटिव्स वाले एंगल से कुछ शेयर पता कर लेता हूँ, जो कि रोल ओवर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट भी है, डाटा भी अच्छा है। श्रीकांत सर आपसे कर रहा हूँ शुरू। आज का डाटा जुबलेंट फूडवर्क के लिए अच्छा बन रहा है, ये हो जाएगा 700 प्लस 725 730 तक का, तो रोल ओवर करूंगा। नहीं होगा अगली सीरीज में तो फिर रोल ओवर क्या करना है, यहीं काटते हैं, फ्री हो जाते हैं। नहीं तो बिल्कुल इसके टेक्निकल फॉर्मेशन काफी अच्छे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही आदित्य ने भी इसे कवर किया था। मुझे भी लगता है कि इसमें अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है। थोड़ा सा फेस्टिवल का भी मूड जो है वो थोड़ा इसमें दिखाई दे रहा है कि मूड बन रहा है करके। ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जो इसमें ट्रेडिंग रेंज बनी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो बिल्कुल इसमें रोल ओवर किया जा सकता है। हमें लगता है कि स्टॉक 691 692 के करीब है, लेकिन बेस जो बना है वो तकरीबन 675 680 के रेंज में बना हुआ है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने कहा वैसे मुझे लगता है कि इसके टारगेट 745 तक के हो सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, डीप रख लीजिएगा स्टॉप लॉस। वैसे श्रीकांत सर आपकी तरफ से स्टॉप लॉस क्या है? मैंने जो स्टॉप लॉस अभी सुझाया है वो 675 का है, तो 675 का स्टॉप लॉस रखे, यानी कि तकरीबन 15-16 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 745 के नजर आता है। डन। तो चार्ट हालांकि हमने अपनी स्क्रीन पर डाल रखा, अगर आप उसको भी नोटिस करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बढ़िया फॉर्मेशन है, अच्छा है, मूवमेंट है। साइडवेज होने के बाद फिर से तैयारी कर रहा है एक ब्रेकआउट करने की, और 2 बार के एक टॉप बने हुए हैं, उसको ब्रेकआउट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बढ़िया स्ट्रॉन्ग अच्छा मूव देगा अगर ऐसा होता है तो। ये 2 बार का टॉप बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे कहोगे तो मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये वाला है, और इसको कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो बढ़िया मूवमेंट देगा। दूसरा एक और शेयर भी है जिस पर डाटा काफ़ी अच्छा बन रहा है। उस शेयर का नाम है एक मिनट, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार रहते बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, आप चेक करना। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज ही हमने क्लाइंट्स को इंट्राडे में दिया था ये, और प्रॉफिट बुकिंग भी कर दी है। बट पोजिशनली भी अगर हम एक व्यू बनाए तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है। बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉक में क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और आज का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बेहतरीन है। तो ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल काफी इसमें बुलिश बन रहे हैं, न्यूट्रल टू बुलिश कहूंगा मैं। तो यहाँ पे नजरिया मेरा भी न्यूट्रल टू बुलिश ही बनेगा, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। रेंज में फंसा हुआ शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस रेंज को रिस्पेक्ट ऐसे अच्छे से करता है कि एक दिन नीचे एक दिन ऊपर कर रहा है ये। अगर आप चाहें तो मेरा चार्ट भी दिखा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। अभी रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन इस पर नोटिस हो रहा है, डेरिवेटिव्स का डाटा अच्छा बन रहा है। सर ने तो आज पैसे बना ली, हमें बताया नहीं। अब अगली बार जब आप सर लेने वाले हो ना तो हमें ज़रा बता दीजिएगा, हम बाकायदा आपके नाम की कॉल छपवा देंगे कि आदित्य जी ने कहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो। आप हो ना हो कोई बात नहीं, आपकी कॉल तो हो। ठीक है आदित्य सर, ध्यान रखिएगा, ऐसे अच्छी और छटी हुई फिल्टर लगी हुई कॉल छोड़िए मत। ध्वनि पटेल के पास आता हूँ। ध्वनि पटेल, एक बार जरा एक शेयर आप भी चेक करो। डन, एक शेयर आप भी चेक करो। उस शेयर का नाम है पेटीएम। जरा देख के बताओ पेटीएम कितना बढ़िया चलेगा अगली सीरीज में भी। जी बिल्कुल डिम्पी जी, नो डाउट पेटीएम के अंदर जो यहाँ पे एक मूव देखने को मिला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। हालांकि यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो अगली सीरीज के लिए वापस से तैयारी कर चुका है, क्योंकि 20 पीरियड की जो डीएमए है वो डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। उसी को हमने पिछले सेशन में और आज के सेशन में रीटेस्ट करा। यहाँ से वापस एक रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा करंट लेवल से ऊपर की तरफ। जैसे ही आपको 1050 का लेवल क्रॉस करेगा स्टॉक, तो उसमें फर्दर हाइज भी देखने को मिल सकते हैं। पूरा नेक्स्ट जनवरी सीरीज आप इसके लेवल्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखिएगा ना। 935 का लेवल ये ब्रेक नहीं करता है तो अगली पूरी सीरीज को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये पेटीएम पे आपका व्यू पॉइंट हो गया। और मैं बोलूँगा कि ध्वनि, आप जो डिम्पी जी बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है हमें।
और देखिए सब लोग गेस्ट का अपना अपना तरीका है बोलने का। आप बहुत ही मीठा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदित्य, आपको नहीं लगता कि ध्वनि पटेल जैसे ही किसी का नाम इंट्रोड्यूस करके बोलती है बहुत ही मीठे स्वर में बोलती है? जी उनका नाम ही ध्वनि जी है, तो फिर वो जो जिस ध्वनि में बोलते हैं वो अच्छा ही लगता है एक्चुअली। हाँ ध्वनि, एक काम करना जरा, आप आदित्य जी बोल के दिखाना। आप एक बार ऐसा बोलिए, आप आदित्य जी बोल के दिखाइए एक बार। जी बिल्कुल, आदित्य जी ने जो बात कहा वो नाम के साथ उनके गुण चल रहे हैं। देखा, एक बार जरा राजेश जी भी बोल के दिखाना। राजेश जी भी बोल के दिखाइए एक बार। डिम्पी जी, राजेश जी काफी सीनियर है तो उनसे मतलब हंसी ठिठोला तो कम बट ज्यादा होती है, तो बस यहाँ पर ही उसको रोकेंगे। नहीं, ये बात तो खैर बिल्कुल ठीक है। राजेश जी काफ़ी सीनियर हैं। मैं बोलूँगा जैसे हमारे पूरे बाल काले हुआ करते थे तब राजेश जी थे, अब हमारे भी आधे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब भी राजेश जी मार्केट पे आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमको समय देते हैं आज भी। और श्रीकांत जी आपका भी शुक्रिया। खैर मैं थोड़ा और भी आगे बढ़ूंगा, कुछ एक दो स्टॉक्स और भी है जो मेरे को पता करने हैं, लेकिन उससे पहले ना आशीषा को जोड़ लेता हूँ अपने साथ। एक्चुअली में इंडिया सीमेंट के अंदर बहुत ताबड़तोड़ तेज़ी आई है और इस तेज़ी के पीछे के कारण या मैं बोलूँ ट्रिगर्स क्या है, ये एक बार आशीषा से समझ लेते हैं, फिर जरा इसके बारे में भी पड़ताल करते हैं। आशीषा बताएं पहले आप। बिल्कुल, सीमेंट स्टॉक्स अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। इनफैक्ट इंडिया सीमेंट्स में करीब 8% से ज़्यादा की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और इसके पीछे की वजह यह है कि CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अल्ट्राटेक सीमेंट जो 32% स्टेक खरीदना चाहती है इंडिया सीमेंट्स में, उसके लिए मंजूरी दे दी है और इसी एक्विजिशन के चलते 26% का ओपन ऑफर भी किया जाएगा और इसकी भी मंजूरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनकंडीशनल अप्रूवल दे दी है। तो इस पॉजिटिव खबर के चलते इंडिया सीमेंट्स में अच्छी खासी तेज़ी आज दिखी है। थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो जुलाई में इस साल अल्ट्राटेक सीमेंट ने स्टेक अक्वायर किया था इंडिया सीमेंट्स में, लेकिन इस महीने दिसंबर की स्टार्टिंग में कंपनी को CCI से नोटिस मिली थी इस एक्विजिशन को लेकर, लेकिन अब फाइनली खबर निकल कर आई है कि पॉजिटिव खबर है कि इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो ये ओपन ऑफर 390 रुपीज़ 390 रुपये प्रति शेयर पर होगी और शुक्रवार को स्टॉक 330-340 के आसपास बंद हुआ था, जिसके चलते 15% का अपसाइड शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के क्लोज से दिखा था और इसी के चलते स्टॉक में करीब 8% की तेज़ी आज दिखी है। याद रखें सीमेंट सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन दिखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी जो दोनों ही मेजर टॉप 2 प्लेयर्स हैं, उनका हमेशा से ही फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर रहा है और इसी के साथ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस पर भी उनका फोकस है, जिसके चलते कई सारे एक्विजिशंस सीमेंट सेक्टर में पिछले 1-2 साल में दिखे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 200 मिलियन टन पर एनम तक करना चाहता है FY30 तक और इसी के चलते उन्होंने कई सारे एक्विजिशंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए हैं। लेकिन हाँ, बड़ी खबर है, CCI से अप्रूवल मंजूरी मिल चुकी है इस एक्विजिशन को लेकर 32% स्टेक खरीदने के लिए और इसी के चलते इंडिया सीमेंट्स 8% ऊपर है आज। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका इंडिया सीमेंट की तेजी के पीछे की अहम वजह सारी हमारे बीच रखने के लिए। लेकिन देखिए हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन 2024 के लिए आपके पास आपके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट रिसर्च जो आपके लिए जानना बेहद अहम है, हमारे रिसर्च एनालिस्ट वो सारी रिसर्च जो है उसे डीप डाइव एनालिसिस कर आपके सामने लाते हैं। ऐसी एक रिसर्च आपको बताने का अब वक्त है। 2024 बाजार के लिए शानदार रहा और इस साल सभी बड़े सेक्टर इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। निफ्टी पहली बार 26,000 के पार निकलने में कामयाब हुआ और बाजार के 2024 के सफर पर गौरव जावलेकर ने एक शानदार रिसर्च तैयार की है। आइए उनसे समझते हैं कि 2024 कैसा रहा। गौरव, ओवर टू यू। जी हाँ, तो अगर हम बात करें साल 2024 की तो काफ़ी अच्छा साल जो है वो निफ्टी के लिए हमें देखने को मिला। ना कि केवल निफ्टी बट बाकी इंडेक्सेस की भी बात करें, अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा एक रिकॉर्ड हाई लेवल जो था वो बनाया था। अगर हम निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं पे 26,000 का ये जो मार्क था वो भी क्रॉस किया था। और अगर हम बात करें इस मार्क की और इस रैली की तो लगभग पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में स्पेसिफिकली ये जो रैली है वो हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप मार्केट की तो मिड कैप सेगमेंट में भी हमने देखा
था कि कहीं पे एक रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया गया था। मिड कैप सेगमेंट जो है वो 60,000 का मार्क जो है उसने भी फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था और इसके साथ साथ कहीं पे 5th साल रहा है ये जहाँ पे ये जो रैली है वो कंटिन्यू रही थी। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें स्मॉल कैप मार्केट की भी तो भी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग ये जो है वो दूसरा साल था जहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल कैप में भी यही जो रैली है वो बरकरार रही थी। इसके साथ ही देखते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। अगर हम बात करें तो कहीं पे निफ्टी 50 की तरफ से 8.7% का रिटर्न जो है हमें देखने को मिला था। हालांकि अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई लेवल पे तो ये रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा थे, बट पिछले कुछ महीने में हमने देखा था कि कहीं पे एक सेलिंग जो है FIS की तरफ से देखने को मिला था। बट इसी के अलावा हम बात करें निफ्टी मिड कैप की तो वहाँ पे लगभग 23% का जो रिटर्न्स है इसी साल में हमें देखने को मिला और ऐसे ही 23% का रिटर्न जो है हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे इंडेक्स के सेक्टोरल इंडेक्सेस की जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो हालांकि निफ्टी में 8% का रिटर्न ही देखने को मिला, बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें निफ्टी रियल्टी की, निफ्टी फार्मा की, इसी के साथ साथ IT की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। निफ्टी रियल्टी और फार्मा में लगभग 30% से भी ज़्यादा अपटिक देखने को मिला, जबकि IT में हमें थोड़ा जो है 20% से भी ज़्यादा अपटिक देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे अपटिक तो था बट थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, तो उसमें आते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी एनर्जी जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिला। और आखिर में बात करते हैं निफ्टी FMCG, यहाँ पे हमने देखा थी थोड़ा जो फॉल है 2% का वो हमें इस साल में देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो वहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है देखने को मिला था। स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में लगभग 364 लाख करोड़ पे जो मार्केट कैप था, और इसी के साथ साथ अभी जो खत्म होने को जो साल है उसके साथ हमारा मार्केट कैप जो है वो भी 440 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें FIS और DIS की तो कहीं पे हमें DI इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, बट FIS की तरफ से काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ इस साल में क्लोजिंग के चलते हुए कहीं पे 2.89 लाख करोड़ का सेलिंग जो है वो FIS की तरफ से देखने को मिला। इसी के साथ अगर हम बात करें एक ओवरऑल एनालिसिस की तो अगर हम दूसरे इंडेक्सेस के साथ बात करें, अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस के, तो वहाँ पे थोड़ा निफ्टी का प्रदर्शन जो था वो वीक रहा था, क्योंकि हमें अगर हम देखें US मार्केट्स में नैस्डैक और S&P यहाँ पे हमें 20% से भी ज़्यादा जो है इस साल में ही रिटर्न देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर निक्का और हैंसेंग की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला अगर हम कंपेयर करें निफ्टी के साथ तो। बट इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एसेट क्लासेस को भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। बिटकॉइन जो काफ़ी एक वोलेटाइल एसेट क्लास है वहाँ पे 100% का रिटर्न देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ कमोडिटीज़ जैसे सोना और चांदी होगा तो वहाँ पे भी 20% से ज़्यादा हमें रिटर्न जो है देखने को मिला था। तो हालांकि इस साल में हमें अगर हम नंबर्स की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट आगे जाके ये निफ्टी में कैसी रैली रहेगी, FIS का जो पार्टिसिपेशन है वो अगले साल में कैसे रहेगा, क्योंकि अगर हम इस साल के FIS की बात करें तो कई सालों में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ जो है इस साल में हमें देखने को मिला था। तो आगे जाके ये सब देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, और निफ्टी या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी या नहीं, वो देखना 2025 के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तरफ बेहद इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड रिसर्च है ये, ना सिर्फ इंडेक्स और सेक्टर्स का प्रदर्शन लेकिन 2024 पूरे के पूरे साल के दौरान FIS DIS का पार्टिसिपेशन कैसा रहा, ग्लोबल हैंडओवर कैसा रहा, इतना ही नहीं बिटकॉइन की चाल भी आपने बता दी। थैंक यू सो मच इतनी डिटेल्ड रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। राजेश जी, इस रिसर्च को आपने सुना ही होगा, 2025 के लिए आप कौन से सेक्टर्स को आई कर रहे हैं, इस पर आपसे एक जवाब चाहूंगी। लेकिन इस बीच आशीषा जो इंडिया सीमेंट पर अपनी रिसर्च हमें बताकर गई, 7,000 करोड़ की अल्ट्राटेक डील को कंपटीशन कमीशन से जो मंजूरी मिली है, आदित्य न्यूज फ्लो का एक इम्पैक्ट है जो कि नजर आ रहा है इंडिया सीमेंट में। आज सुबह से ही अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता, 8.8% के रिटर्न्स अब भी यहां पर कायम है। बिल्कुल, देखिए सीमेंट पैक में चारों तरफ तेजी देखने को मिल रही है, चाहे आप लार्ज कैप की बात करें या मिड कैप स्मॉल कैप, और वो सेंटिमेंट मुझे लगता है आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इंडिया सीमेंट में सबसे बड़ा गैप है कुछ समय में देखिए, और जो वॉल्यूम देखने को मिल रही है मल्टी वीक मल्टी मंथ का बहुत एवरेज क्रॉस कर दिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। तो मुझे लगता है यहाँ बायर्स काफी एग्रेसिव हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बना सकते हैं 350 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 382 से लेके 390 के। जी, एम्बर एंटरप्राइजेस पर एक आउटलुक जानना चाहूंगी। एकाएक इस स्टॉक में आज मजबूती है, 13% के रिटर्न्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं, 6,922 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ एम्बर एंटरप्राइज। सवाल मेरे लिए? एम्बर एंटरप्राइजेस। जी श्रीकांत जी, आपके लिए। ओके, बिल्कुल।
तो देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। काफी अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद इसमें एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना था। अगर आप देखें तो ये पूरा जो सेक्टर है, ये पूरा का पूरा सेक्टर ही परफॉर्म करते जा रहा है। नो डाउट कि इसके मल्टीपल्स बहुत ही हाई है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है कि इनमें रैली होती है, फिर एक कंसोलिडेशन होता है और फिर वापस से ब्रेकआउट बनता है। तो ये जो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में वापस अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 7150 7200 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई पोजीशन हो तो उसे उस पर्टिकुलर पोजीशन में बने रहे। अगर ये स्टॉक 7200 के ऊपर अगर टिक जाए तो फिर लगता है मुझे कि हम कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दे सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो उसमें बने रहे और 7250 के करीब उसे एक बार हम उसमें हम मुनाफा वसूल कर सकते हैं। जी ध्वनि, BEL कंपनी को करीब 973 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और वित्त वर्ष 2025 की ही अगर बात करें, टोटल ऑर्डर की अगर संख्या है 9,800 करोड़ तक जाती हुई देखने को मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक में 1.25% के मूव्स हैं। बिल्कुल मानसी, यहाँ पे BEL के अंदर बाइंग एक्शन तो देखने को मिल रहा है, बट जिस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है निचले स्तर से, तो वीकली स्ट्रक्चर्स जो है वो मुझे इस समय काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। BEL के अंदर भी अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने काफी समय से अपनी जो 20 पीरियड की वीकली एवरेज होती है उसको पकड़ के रखा हुआ है। उसी रेंज के पास इसके अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है और आज के सेशन में वहां पर एक सपोर्ट बनाकर स्टॉक ऊपर की तरफ का अपमूव दे रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे की तरफ में 280 का लेवल जो है वो ध्यान में रखना रहेगा। पोजिशनली इसके अंदर आप विटनेस कर सकते हैं कि जैसे ही 310 का लेवल ये क्रॉस करता है तो 335 तक का अपमूव इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। राजेश जी, अब आपसे फंडामेंटली आउटलुक जिसकी मैंने बात की थी 2024 के प्रदर्शन पर जब हमारे रिसर्च एनालिस्ट बातचीत कर रहे थे, देखिए सेकेंड हाफ ऑफ 2024 काफ़ी ज़्यादा हमने देखा वॉलेटाइल रहा, काफ़ी सारी चीज़ें रहीं जो कि बाजार को डाइजेस्ट करनी रही। बावजूद इसके ओवरऑल अंडरटोन जो है बाजार का अब भी पॉजिटिव है। आने वाले साल के लिए जैसे अभी BEL का जिक्र हम कर रहे थे, डिफेंस है, सरकारी कंपनियां हैं, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि काफ़ी अच्छा मजबूत एक्शन दिखा रहे हैं और साथ ही न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, न्यू एज स्पेसेस भी हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी। नए साल के लिहाज से कहाँ नजर होनी चाहिए फंडामेंटल आउटलुक आपके हिसाब से? देखिए मानसी जी, आपने सही कहा कि कुछ कंपनियां जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है या AI वगैरह कंपनियां हैं, वो तो अपनी उसमें तो लोगों की एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन इनके अलावा अगर देखना हो तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि US में नई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प साहब की जो शपथ ग्रहण या जो भी वहाँ का टेक ओवर कह लीजिए होने के बाद जनवरी में, मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत पॉजिटिवली प्रभावित होगा, क्योंकि उनकी जो चाइना, मैक्सिको, ब्राजील की तरफ जो पॉलिसीज हैं वो हम सबको पता है, जग जाहिर है। तो वहां से मैन्युफैक्चरिंग का एक बढ़ावा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है। दूसरे हेल्थ केयर की हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है, खास करके जो ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर प्लेयर्स हैं वहां अगर आप देखो तो निकटवर्ती देशों से जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, या कोविड के बाद से जिस तरीके के इंश्योरेंस मेडिकल का प्रचलन बढ़ा है, इन सब चीजों के कारण से हेल्थ केयर में अच्छी बढ़त हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पर पर्सन अगर आप बेड की रेशियो देखेंगे तो अभी भी भारत में बहुत कम है। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर जिस तरीके से बढ़त दिखा रहे हैं और अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर वो चाहे एस्टर DM जैसी कंपनियां हो या दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल हो, नारायण हृदयालय हो, यहाँ नजर रखनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 1.3 ट्रिलियन USD की, वो तो अपनी जगह है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट केपेक्स की बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ जोर दिया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा प्ले हो सकता है, जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन कंपनियां या बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनियां जैसे कि एस्ट्रल पाइप्स है या सिरामिक्स की कंपनियां, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बजट में आपको फोकस कहाँ पर करना चाहिए और उसके पहले आपके लिए कहाँ पर मौके बनना है? सेक्टर और शेयर दोनों के नाम राजेश जी ने आपको बता दिए हैं। 3:23 हो गए हैं। बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी और तेजी हम देख रहे हैं। 180 अंकों पर निफ्टी इस वक्त है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 580 अंकों के आसपास की मजबूती है।
BTST या फिर STBT के मौके कहाँ पर मिल रहे हैं, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपके लिए। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए बेचेंगे या खरीदेंगे? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग के बाद उस गैप को होल्ड किया है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक लॉन्ग के बेट्स हम कैरी कर सकते हैं। मार्केट भी हमें ओवरसोल्ड लग रहा है, तो हमें लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है। लुपिन लेबोरेटरीज करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो 2160 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2160 के करीब इसे खरीदे, 2120 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं 2250 के। तो लुपिन लेबोरेटरीज को करंट लेवल से BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, ल्यूपिन को खरीदने की सलाह है। 2160 रुपए के आसपास के भाव है, 2120 का 40 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और जो टारगेट होगा वो 90 रुपए का यहाँ से है, 2250 रुपए का। तो एक बढ़िया आपके लिए कॉल मिल रही है ल्यूपिन में। ध्वनि, आप बताइए आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे आप कैपली पॉइंट के अंदर BTST ट्रेड कर सकते हैं। कैपली पॉइंट का अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे बुलिश साइड का ही बना हुआ है, पेरिनियल ट्रेंड इसका ऑन द बुलिश साइड है। और अभी आज के सत्र में जिस हिसाब के इसके अंदर अप मूव देखने को मिल रहे हैं, तो प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे हमने ब्रीच करा है और करंट लेवल से आपको ऊपर की तरफ की खरीदारी देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप बाय कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस जो है वो खास करके मेंटेन करिए यहाँ पे 2365 का। गिवन द स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका होल्ड करता है ऊपर की तरफ में। जैसे ही स्टॉक 2530 का लेवल पार करता है, इसके अंदर फर्दर हाइस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आदित्य, आपके रडार पर कौन सा शेयर आ रहा है BTST के लिए? BTST के लिए मेरे रडार पे रिलायंस, इसको बाय कर सकते हैं 1223 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1200 का और टारगेट रहेंगे 1250 के। 1250 का टारगेट होगा रिलायंस के लिए, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस। आदित्य, लगे हाथ रिलायंस के साथ HDFC बैंक भी खरीद लें BTST के लिए? जी हाँ, HDFC बैंक, जी हाँ, HDFC बैंक के भी पैटर्न अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें भी एक बुलिश नजरिया बनाया जा सकता है। इसको बाय कर सकते हैं 1802 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का और टारगेट रहेंगे 1825 के। ठीक है, 1825 टारगेट होंगे HDFC बैंक के लिए। 25 रुपए का टारगेट यहां से और मिल जाएगा। चलिए ट्रेड नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं। जोमेटो चूंकि अब सेंसेक्स का पार्ट हो गई है, एक जरा व्यू लेते हैं इस पर राजेश जी से। राजेश जी, आज तो नरमी है, मतलब जो शेयर सेंसेक्स का पार्ट बना वो नरम है और जो बाहर जा रहा है वो गर्म है, JSW स्टील। आप जोमेटो को लेकर व्यू दीजिए, सही भाव पर है और क्या सही स्पेस है बाइंग करने के लिए? देखिए, स्पेस सही है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों का प्रचलन फूड डिलीवरीज वगैरह की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन मुझे थोड़े स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि पिछले 2-3 क्वार्टर से नंबर अच्छे हुए हैं। ब्लिंकिट में डार्क स्टोर्स वगैरह बढ़ाने की बात करी है, वहां से अच्छी उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन मैं अभी भी नई खरीदारी के लिए थोड़े और करेक्शन का इंतजार करूंगा। ठीक है जी, आज तो सोमवार का दिन मार्केट का ठीक ही रहा, वैसे कुल मिला के खराब कुछ नहीं था। गैप था, गैप को मेंटेन करके रखा काफ़ी हद तक, थोड़ा तो ऊपर नीचे तो चलता ही है, फ्रीज तो खैर हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मार्केट्स की आज की क्लोजिंग ठीक है। 23,760 के आसपास है। 834 मिल जाता तो 200 दिनों की एवरेज मिल जाता, कोई बात नहीं मिला तब भी। बैंक निफ्टी ने अपना हौसला बुलंद रखा है, ना केवल 200 दिनों के एवरेज पहली बार भी नहीं तोड़ा, आज तो और गैप क्रिएट कर दिया 500 पॉइंट का, तो इसके पास तो अच्छा मूवमेंट है। और एक और चीज़, आज मिड कैप में भी करीब 1/4% की बढ़त आई है। स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी ठीक था। एडवांस डिक्लाइन दिन में थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन चलते चलते एडवांस डिक्लाइन भी ठीक है। इंडिया विक्स भी दिखाना चाहो तो वो भी थोड़ा शेड हुआ है, यानी कि फियर इन द मार्केट वो थोड़ा कम हुआ है। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ये जो पिछला हफ्ता खराब गया है उसको रोकने का काम कर रही हैं, तो उस पॉइंट से ये वैसे बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ और शेयर्स पर। आज के टॉप गेनर्स वगैरह कौन कौन से रहे साबित और कौन कौन से बढ़िया शेयर्स चले हैं। तो आज वैसे मेटल्स का दिन ठीक था, सेल करीब 4%, जिंदल स्टील करीब 3.5% ये शेयर्स चले। बैंकिंग में बंधन बैंक के पास 3% तक का गेन आ गया।
जुबलेंट फूडवर्क की आज की क्लोजिंग अच्छी है, ये डेरिवेटिव्स का वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड रहता है। लोढ़ा ने आज सुबह से अच्छा ट्रेड बना रखा है, आज उसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है। डिलीवरी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ एक और शेयर्स थे जिनकी आज का ट्रेड ठीक है। वैसे अगर आप ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन एनएससी बीएससी का देख रहे हैं तो डिक्लाइंस थोड़े से ज़्यादा आपको दिखेंगे, 1600 शेयर दिख रहे हैं, लेकिन F&O के शेयर्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 120 शेयर से ज़्यादा का है तेज़ी। इसके अलावा आज जो शेयर ठीक थे, यानी कि जो सरकारी कंपनीज के मैं नाम बोलूँ उसमें BHEL और यूनियन बैंक, इन दोनों ने आज बढ़िया ट्रेड करवाया। और साथ ही जो नॉन सरकारी कंपनीज हैं बट जिनकी आज की क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, उसमें एक है ITC, आज की क्लोजिंग अच्छी करके गया है, करीब 2% का फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है। ये कुछ एक शेयर्स हैं, आते हैं लूज काउंटर्स पे, यानी कि कमज़ोरी वाले पे। आज कैनफिन होम्स के लिए दिन ठीक नहीं, जोमेटो के लिए दिन ठीक नहीं था, एक्साइड के लिए दिन ठीक नहीं रहा, ना ही दिन ठीक था आज डालमिया भारत के लिए। ये सब के सब शेयर 2% से ज़्यादा आज टूटते हुए हमको दिखे हैं मार्केट्स के अंदर। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस और HUL अगर आप देखेंगे तो इन 6 शेयरों का जिनका 40% वेटेज है मार्केट में, उसमें से 4 से 5 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। TCS ने जाते जाते अपने स्ट्रेंथ को खो दिया और वो करीब 13 रुपये नीचे जाके बंद हुआ। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी स्क्रीन पर वो सभी शेयर्स दिख भी रहे होंगे। बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आदित्य आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। श्रीकांत सर आपका शुक्रिया ध्वनि आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और क्रिसमस की बधाई अभी ही दे देता हूँ, फिर हो सकता है आगे पीछे हम कभी ना मिले, तो क्रिसमस की आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। नए साल से पहले तो मिलेंगे पक्का एक बार पहले ही, तो इसलिए उसकी बधाई पेंडिंग छोड़ जाता हूँ। सिर्फ अभी क्रिसमस की बधाई देके इस कार्यक्रम को यहीं पॉइंट अप कर देते हैं। नए साल की अलग से देंगे, मुंह मीठा करवाएंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे को मानसी और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।